नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 के अम्ल क्षार एवं लवण के कुछ बचे हुए प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कुछ पदार्थों के पीएच मान निम्नलिखित हैं, जैसे खाने का सोडा 8.2, नींबू का रस 2.2, सिरका 5.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड 13, पानी 7। तो इन सभी को देखकर हमको यह बताना है कि कौन से पदार्थ क्षारीय प्रकृति के हैं, कौन से अम्लीय प्रकृति के हैं और कौन से उदासीन हैं। तो पीएच स्केल में होता क्या है कि यदि मान लो किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, 0 तक है, तो वह पदार्थ अम्लीय प्रकृति का होता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ऊपर है, 14 तक है, तो वह पदार्थ क्षारीय होता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन प्रकृति का होता है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो क्षारीय प्रकृति के हैं? एक तो हो गया खाने का सोडा जिसका पीएच मान 7 से ऊपर है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच मान 13 है। ये दोनों, खाने का सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्षारीय प्रकृति के हैं। और अम्लीय प्रकृति के कौन होंगे? जिसका पीएच मान 7 से कम है, जैसे कि नींबू का रस और सिरका। नींबू का रस और सिरका। और कौन सा पदार्थ उदासीन होगा? पानी जिसका पीएच मान 7 है। प्रश्न क्रमांक 2, पीएच क्या है दैनिक जीवन में, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। पीएच मान किसी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को समझाने में मदद करता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, यह पीएच स्केल के द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है। पीएच स्केल के माध्यम से हम कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है उसको हम समझ सकते हैं। इसके द्वारा यह भी पता चलता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है। तो चलिए दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है इसको देखते हैं। सबसे पहला है पाचन की प्रक्रिया और पीएच। पाचन की प्रक्रिया में पीएच का क्या महत्व है इसको देखते हैं। हमारा आमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। यह आमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता बल्कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में आमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल यदि स्रावित होता है जिसके कारण जलन तथा दर्द अनुभव होता है। कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि ज्यादा स्रावित हो जाता है तो पेट में जलन व दर्द हमको अनुभव होता है। अधिक अम्ल को प्रति अम्लों जैसे दुर्बल क्षारक, जैसे कि दूधिया मैग्नीशिया है ना, दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जा सकता है। दूसरा महत्व है रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं। हमारे रक्त का पीएच हमेशा 6.8 से 7.8 तक होता है, जो जैविक क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। जितने भी प्रकार की हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं उनके लिए उपयुक्त पीएच होता है रक्त का, वो है 6.8 से 7.8। इनके बीच, इसी पीएच के बीच में ही रक्त, प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन उचित संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। हमारे रक्त का पीएच हमेशा 6.8 से 7.8 के बीच होना चाहिए। इससे कम, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा महत्व है लार का पीएच। हमारे दांत का इनेमल जो होता है वह कैल्शियम फास्फेट से बनता है, जो कठोर पदार्थ है जो पानी में नहीं घुलता है। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम होता है तब दांतों में सड़न प्रारंभ होती है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारकीय दंत मंजन से साफ करना चाहिए। जब हमारे लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न प्रारंभ हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमको क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। अगला महत्व है चौथा, पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। कुछ पौधे जैसे बिच्छू पौधे
में बारीक चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। जब भी कोई मनुष्य या जंतु उनके संपर्क में जाता है तब ये उनके शरीर में चुभकर फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे जलन व दर्द का अनुभव होता है। इससे पौधा खाए जाने से बच जाता है। बिच्छू पौधा जो होता है उसमें एक चुभने वाला रेशा होता है, जिसके संपर्क में कोई मनुष्य चला जाता है तो फिर कांटा चुभ करके फार्मिक अम्ल मनुष्य के शरीर में छोड़ देता है, जिससे जलन व दर्द होता है। और इस तरह से पौधा अपने आप को बचा लेता है, किसी जीव के द्वारा खाने से अपने आप को बचा लेता है। मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल स्राव करता है, जिसके कारण भी दर्द होता है, दर्द का अनुभव होता है। इस प्रकार जंतु या पौधे अपनी रक्षा करते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा महत्व है मिट्टी का फसल उत्पादन। फसल उत्पादन में पीएच का क्या महत्व है? देखिए, धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच मान 5 से 8 के बीच में पाया जाता है। मिट्टी का पीएच इस स्तर से, इस परास से यदि कम या ज्यादा हो जाता है तो फसल उत्पादन प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस पीएच से यदि कम या ज्यादा हो जाता है तो फसल उत्पादन प्रभावित ना हो, इसके लिए खेतों में खाद या चूना या फिर राख भी डाली जाती है। तो ये थे हमारे पीएच स्केल के कुछ महत्व। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। अम्ल ए तथा अम्ल बी दो बीकर में लिए गए हैं। अम्ल ए का जल में आंशिक आयनन होता है, जबकि अम्ल बी का पूर्ण आयनन होता है। इस आधार पर बताइए, दो बीकर में हमने अम्ल ए और बी ले रखा है। ये जल में आंशिक रूप से आयनन होता है, जबकि बी का जल में पूर्ण रूप से आयनन होता है। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमको बताना है। तो अ है, ए तथा बी में कौन सा अम्ल दुर्बल तथा कौन सा प्रबल अम्ल है? ये दोनों ही अम्ल है। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो चलिए देखते हैं उत्तर। ऐसे अम्ल जिनका जल में पूर्ण रूप से आयनन होता है वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जिनका अपूर्ण रूप से आयनन होता है वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अर्थात उपरोक्त तथ्य अनुसार हम कह सकते हैं कि अम्ल ए दुर्बल अम्ल तथा अम्ल बी प्रबल अम्ल है, क्योंकि अम्ल ए जो है जल में आंशिक आयनन हो रहा है। जिसका आंशिक आयनन होता है वह दुर्बल अम्ल होता है, और जिसका पूर्ण आयनन होता है वह प्रबल अम्ल होता है। तो ए दुर्बल अम्ल है और बी प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसा अम्ल जिसका जल में आंशिक आयनन होता है दुर्बल अम्ल कहलाता है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल जिसका जल में पूर्ण आयनन होकर H+ आयन बनाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। दोनों के उदाहरण दीजिए। तो दुर्बल अम्ल के उदाहरण है कार्बोनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। प्रबल अम्ल के उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। मोनिका ने जब 5 विलयन ABCDE की सार्वत्रिक सूचक से जांच की तब मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन दुर्बल अम्ल है, कौन सा दुर्बल क्षार है, कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है और कौन सा उदासीन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। तो दिए गए पीएच मान है, ए का पीएच मान 9 है, बी का 7 है, सी का 1 है, डी का 13 है और ई का 6 है। तो अब देखिए कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है। जब पीएच मान 7 से कम हो लेकिन 7 के निकट हो तो विलयन दुर्बल अम्ल है। जब पीएच मान जितना कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा, अम्ल उतना ही प्रबल होता है। यदि 7 के निकट किसी पदार्थ का पीएच मान है तो वह अम्ल दुर्बल होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब भी किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से बहुत ही कम है, 0 है या 0 के आसपास है, तो ऐसे अम्ल जो होते हैं वह प्रबल अम्ल होते हैं, और जिसका पीएच मान 7 के निकट है तो वह दुर्बल अम्ल होते हैं। तो यहां पर ई 7 के निकट है, इसलिए ई जो होगा वह एक दुर्बल अम्ल होगा। ब दुर्बल क्षार।
जब पीएच का मान 7 से अधिक लेकिन 7 के निकट है तो विलयन दुर्बल क्षारीय होगा। जितना ज्यादा पीएच मान होगा, 7 से लेकर 14 तक जितना ज्यादा पीएच मान होगा, जैसे 14 के करीब यदि पीएच मान है किसी पदार्थ का तो वह क्षार जो होगा वह प्रबल क्षार होगा। लेकिन किसी पदार्थ का पीएच मान यदि 7 और 8 के नजदीक है या 7 और 8, 9 के नजदीक है तो वह क्षार जो होगा वह दुर्बल क्षार होगा। तो इसमें देखते हैं ये का जो पीएच मान है 9 है, इसलिए यह ये क्या होगा, दुर्बल क्षार है। जितना ज्यादा पीएच मान होगा क्षार उतना प्रबल होगा। स प्रबल अम्ल, जब पीएच का मान 7 से जितना अधिक कम होगा उतना ही विलयन प्रबल अम्ल होगा। 7 से कम, बहुत ही कम, 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, जितना ज्यादा कम होगा उस विलयन या उस पदार्थ का पीएच मान वह विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। तो यहां पर हम देखते हैं सी का पीएच मान 1 है, तो सी जो है यह एक प्रबल अम्ल है। आगे देखते हैं द प्रबल क्षारीय, 7 से जितना अधिक पीएच मान अधिक होगा, 7 से जितना अधिक पीएच मान होगा विलयन उतना ही अधिक क्षारीय होगा। जिसका पीएच मान 7 से जितना ज्यादा अधिक होगा उसका प्रकृति जो होगा उतना ही प्रबल क्षारीय होगा। तो इसमें से डी का पीएच मान 13 है, 14 के नजदीक है, इसलिए यह एक प्रबल क्षारीय विलयन होगा, प्रबल क्षारीय विलयन होगा। अगला है उदासीन, जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो पदार्थ उदासीन होता है। तो यहां पर 7 पीएच मान किसका है, बी, तो बी क्या होगा, उदासीन होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय मूलक व क्षारीय मूलक अलग अलग कर आवेश लिखिए। यहाँ कुछ लवण दिए गए हैं, इनके अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक हमको पता करना है। तो अम्लीय, सबसे पहले ये जान लें कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक होता क्या है। लवण जो होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग धनात्मक होता है जो कि क्षार से प्राप्त होता है, उस धनात्मक भाग को क्षारीय मूलक कहा जाता है। दूसरा भाग अम्ल से प्राप्त होता है जो ऋणात्मक भाग होता है, जिसे अम्लीय मूलक कहा जाता है। तो इन पदार्थों के अम्लीय व क्षारीय मूलक कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अम्लीय मूलक, कॉपर सल्फेट में SO4 2- है जिसमें 2 ऋण आवेश है। CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट में CH3COO- एक अम्लीय मूलक है जो कि अम्ल से आया है। MgCl2 में क्लोरीन एक अम्लीय मूलक है जिसमें एक ऋण आवेश है। उसी तरह से नाइट्रेट, यह भी एक अम्लीय मूलक है। इसी तरह से एक हाइड्रोक्साइड, यह भी एक अम्लीय मूलक है। उसी तरह से इनमें से कौन कौन से क्षारीय मूलक हैं जो कि क्षार से प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसमें है कॉपर सल्फेट में Cu2+ और अमोनियम एसीटेट में अमोनियम प्लस, उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम 2+, उसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट में K+ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca2+। तो ये सभी, इन सभी लवण के अम्लीय एवं क्षारीय मूलक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6वां। अंडे के छिलके की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है तथा झाग बनाती है। झाग के बढ़ जाने के पश्चात परख नली के अंदर सुलगती हुई अगरबत्ती ले जाने पर वह बुझ जाती है। निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। सबसे पहले प्रयोग विधि देखते हैं, प्रयोग विधि को समझते हैं। अंडे का छिलका जो होता है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब इसे हम लोग एक परख नली में लेते हैं, अंडे के छिलके को महीन चूर्ण पीस करके उसको एक परख नली में लेते हैं और उसमें थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित किया जाता है, तो बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके समीप, जिसके ऊपर यदि जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर वह बुझ जाती है, क्योंकि यह गैस जलवाष्प युक्त होती है तथा किसी पदार्थ को जलने में सहयोग नहीं करती। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वह जलने में सहायक नहीं होती है, बल्कि
जलती हुई आग को बुझा देती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके समीप यदि हम लोग जलती हुई सुलगती हुई अगरबत्ती को ले जाते हैं तो वह बुझ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने का काम करता है। ये इसके नामांकित चित्र हैं। इस परख नली में हमने क्या रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे का छिलका, और यहीं पर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया तो इनके बीच में अभिक्रिया हुई। तो यहां से बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जिसके पास जलती हुई माचिस की तीली या फिर मोमबत्ती ले जाते हैं तो यह बुझ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वह आग को बुझा देता है। और समीकरण देखते हैं तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर के कैल्शियम क्लोराइड जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, जो आग को बुझा देता है। प्रश्न क्रमांक 7, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। किस नली में तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? समीकरण सहित समझाइए। चलिए उत्तर देखते हैं। परख नली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लेना है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे में परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालना है। तो किसमें तेजी से बुदबुदाहट होगी? तो उत्तर है परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल है, अधिक सक्रिय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल है, इस कारण से वह मैग्नीशियम के साथ जल्दी क्रिया कर लेता है, तीव्र अभिक्रिया होगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जबकि एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर इस तरह से मैग्नीशियम एसीटेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो दोनों में से जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं मैग्नीशियम में तो वह जल्दी से बुदबुदाहट होगी उसमें और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, पहला, कोई किसान खेत की मृदा की किस इस परिस्थिति में बिना बूझा चूना या चाक पाउडर का उपयोग करेगा? कौन सी परिस्थिति में किसान बिना बूझा चूना, अनबूझा चूना या फिर जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक पाउडर का उपयोग करेगा? कौन सी परिस्थिति में करेगा? तो उत्तर है किसान जो है बिना बूझा हुआ चूना, बूझा चूना तथा चाक, इन सब की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, इसलिए किसान इसका उपयोग कर सकेगा यदि खेत की प्रकृति अम्लीय हो। जब हमारे खेत की प्रकृति अम्लीय होगी तो उसे उदासीन करने के लिए इन क्षारीय पदार्थों का उपयोग किसान करता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, मिट्टी की प्रकृति के आधार पर हाइड्रेंजिया का फूल किस प्रकार अपना रंग परिवर्तित करता है, समझाइए। तो उत्तर है हाइड्रेंजिया का फूल मिट्टी की प्रकृति के आधार पर ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। जब मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है तो नीला रंग तथा मिट्टी हल्की क्षारीय हो तो यह क्षारीय रंग प्रदर्शित करता है। हाइड्रेंजिया का फूल जो होता है मिट्टी की प्रकृति के आधार पर ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। जब मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होता है तो वह नीला रंग प्रदर्शित करता है, जबकि यदि मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है तो क्षारीय रंग नहीं, इसमें यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा? गुलाबी रंग। ठीक है। हाइड्रेंजिया का फूल अम्ल, यदि मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होगा तो नीला रंग प्रदर्शित करेगा और यदि मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होगी तो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है।